नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीजेआई की बेंच ने केंद्र सरकार को इन पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है और बाकी याचिकाओं के संबंध में 8 अप्रैल तक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। बेंच ने कहा कि असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं को अलग से नोट किया जाएगा। बताना चाहेंगे कि सीएए पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में 16 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा चीन के सहयोग से लाया गया था। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का जिक्र करते हुए राम मंदिर और सीएए का भी जिक्र किया है। इस प्रस्ताव का 115 देशों ने समर्थन किया। हालांकि भारत, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन समेत 44 देश वोटिंग में अनुपस्थित रहे। पाकिस्तान और चीन ने प्रस्ताव में मांग की कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए स्पेशल एनवॉय को नियुक्त किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगा दी। कोर्ट ने सोमवार 18 मार्च को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास जैसे ही एसबीआई से सारी जानकारी आती है वो उसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेशों का सही से पालन न करने पर फिर से कोर्ट ने नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेश में एसबीआई से सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराने के लिए कहा गया है। इस मामले में विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सत्ताधारी भाजपा सरकार बुरी तरह से घिर गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कांग्रेस ने पीएम की हफ्ता वसूली योजना का भी नाम दिया है। इस मामले पर सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 24 के बीच राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड डोनेट करने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ईडी और इनकम टैक्स के छापों के जांच के बाद ही बॉन्ड खरीदे हैं। अब तक हुए खुलासों के अनुसार केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को ही सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए हैं। सिर्फ 2019 बीच में ही भाजपा द्वारा 2555 करोड़ रुपए के बॉन्ड कैश करवाए गए हैं, जो बाकी किसी भी पार्टी से प्राप्त चंदे से कहीं अधिक है। मार्च को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे जारी किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों की तारीख भी जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा में 4 फेज में वोटिंग होगी और बाकी 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पूर्व 14 मार्च को वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया है। विरोध करने वाले 15 राजनीतिक दलों के साथ 3 रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज और इसके अलावा एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल थे। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ आचार संहिता लागू हुई तो वहीं दूसरी ओर देश के नागरिकों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें भाजपा सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया गया था। इस मैसेज को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों ने इसे आचार संहिता और निजता के अधिकार दोनों का ही उल्लंघन बताया है। वहीं विकसित भारत के निर्माण के समर्थन मांगने के लिए व्हाट्सएप पर लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र मिलने का मुद्दा उठाते हुए
विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि इसे आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही भारत के चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दे दिए हैं। चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव हटा दिए हैं। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने का निर्देश दिया और विवेक सहाय की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया, जिन्हें एक बार चुनाव आयोग ने निलंबित किया था। नए राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में टीएमसी ने भाजपा पर संवैधानिक निकाय को नियंत्रित करने का भी आरोप लगाया है। देश में काम के दौरान कंपनी मालिकों की गुंडागर्दी और आपराधिक लापरवाही से बेगुनाह मेहनतकश मजदूरों की मौत के कई मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के 3 राज्यों से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ऑटो स्पेयर फैक्ट्री में बॉयलर की डस्ट कलेक्ट करने वाली मशीन के फटने से 40 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है और 10 गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी खबर गुजरात से है, जहां एक ठेकेदार ने 12 मजदूर परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोप है कि ठेकेदार मजदूरों से काम कराकर वेतन नहीं देता था, जिसके बाद मजदूरों ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। मजदूरों को सबक सिखाने के लिए ठेकेदार ने मजदूरों की झोपड़ियों में उस वक्त आग लगा दी जब सभी उनमें अपने परिवारों के साथ सो रहे थे। तीसरा मामला कोलकाता का है, जहां एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने से कम 9 मजदूरों के मारे जाने की खबर है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इस इमारत को अवैध रूप से बनाया जा रहा था। इमारत गिरने से आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि आपराधिक लापरवाही के ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई न होने के कारण मालिकों की क्षय बढ़ रही है और बेगुनाह मजदूर मारे जा रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल धारचूला ने साल 2000 के बाद धारचूला आए 91 दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। इनमें से करीब 85 दुकानदार मुस्लिम समुदाय के हैं। ये व्यापारी संगठन एक अभियान चलाकर स्थानीय लोगों से अपील कर रहा है कि वे बाहरी लोगों को, खासकर मुसलमानों को, घर व दुकानें किराए पर न दें। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे पिछले कुछ वर्षों से शहर में आके बस रहे हैं। व्यापारी संगठन के महासचिव महेश गब्रियाल ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत तब हुई जब 1 फरवरी 2024 को अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों को अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने घटना के 2 दिन के अंदर ही शख्स को बरेली से गिरफ्तार किया। उस पर किडनैपिंग, यौन उत्पीड़न के आरोप और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस घटना में व्यक्ति विशेष के अपराध के लिए पूरे समुदाय को अपराधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते दिनों ऐसे ही गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नमाज पढ़ने को लेकर विदेशी छात्रों पर हुए हमले के बाद डर का माहौल है। बता दें कि हॉस्टल के ए ब्लॉक में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका और दूसरे देशों से आए छात्रों पर करीब 25 लोगों के एक समूह ने शनिवार को रात में हमला कर दिया। हमले में 2 छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अफगानिस्तान के निवासी छात्र नुमान ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हम जैसे बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अब यहाँ रहना बड़ी चुनौती बन गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का छात्रावास है। इस पर जांच होनी चाहिए कि ये लोग झुंड बनाकर कैसे आए। ऐसे लोग अक्सर यहाँ आते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो, नहीं तो चाकू मार देंगे। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे देशों के छात्रों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बीते मंगलवार योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए उन्हें 2 हफ्ते के बाद कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ये मामला भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। पिछली सुनवाई में बेंच ने कहा था, पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उनकी दवाओं से कुछ बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। जाते जाते देख लेते हैं इस हफ्ते की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। रूस राष्ट्रपति चुनावों में फिर से पुतिन ने हासिल की जीत, 5वीं बार बने राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भरोसेमंद विपक्ष के अभाव में हो रहे इन चुनावों को बताया अनौपचारिक और चुनावों के बीच असहमति तथा विरोध में उठने वाली आवाजों के दमन का किया विरोध। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के एडहॉक कमेटी को किया भंग। ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को फिर मिला WFI का पूरा कंट्रोल। फैसले से नाराज प्रदर्शनकारी पहलवान। राजस्थान के अजमेर में साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतरे। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूक्रेन में फंसे रूसी सेना में शामिल भारतीय युवाओं ने फिर एक वीडियो जारी कर लगाई भारत सरकार से गुहार। काम की तलाश में रूस गए थे युवा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से उपजी तनाव की स्थिति। अफगानिस्तान के इलाकों में चरमपंथी ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने किए हवाई हमले। जवाब में अफगानिस्तान ने भी की पाकिस्तान के इलाकों पे कई हमले। बीते हफ्ते लीबिया से यूरोप जा रहे रबर के नाव का इंजन हुआ फेल। हादसे में करीब 60 लोगों की हुई मौत, 25 लोगों का हुआ उद्धार। देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में ऐसे खतरों के बीच दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हैं लोग। गाजा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के लिए कतर में एक बार फिर शुरू हुई बातचीत। इसी बीच इजरायली हमलों और राहत सामग्रियों पर लगाई गई रोक के चलते गाजा में गहराता मानवीय संकट। रमजान के महीने में युद्ध और भूख से छटपटाते लोग। उत्तराखंड के देहरादून और राजस्थान के जयपुर में सफाई कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। पक्की नौकरी, न्यूनतम वेतन लागू करने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उठा रहे हैं मांग। प्रदर्शन को मिला सफाई कामगार यूनियन का समर्थन। वेतन नहीं मिलने के विरोध में केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। केंद्र सरकार की ओर से फंड रिलीज नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों को नहीं मिला है कोई भी वेतन। चुनाव से पहले की जाने वाली मुफ्त योजनाओं की घोषणा यानी फ्रीबीज पर रोक लगाने को लेकर दाखिल PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई 21 मार्च को शुरू कर दी है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्ष तक खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करें और NDT न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।